हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। स्क्रीन पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है क्लास 9th बुनियाद लेवल 1 2022 क्वेश्चन पेपर सेट बी। 16 क्वेश्चन मैं आपको इस सेट के करवा चुकी हूँ, आप ये देख सकते हैं। इसका लिंक जिस लेक्चर में मैंने 16 क्वेश्चन कराए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बी कोड का ही 17वां क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज स्मॉलेस्ट साइड इज़ 14 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी भुजा 14 सेंटीमीटर है, भुजाएं पूर्णांक में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक स्पेशल क्वेश्चन इस टाइप का 8वीं कक्षा में भी हम करते थे कि अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा पता है तो अन्य दो भुजाएँ हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे छोटी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इस सबसे छोटी भुजा को हम 2m ले लेते हैं जो कि है 14, जिससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 14/2 यानी 7। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज को की तीनों भुजाओं को लेते हैं तो वो दरअसल क्या होती हैं, 2m, एक भुजा होती है m² - 1 और तीसरी भुजा होती है m² + 1। ये आपका 8वीं कक्षा में आ जाता है। तो इस 2m को हमने 14 लिया जिसकी मदद से हमें m की वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ निकालती हूँ दूसरी भुजा m² - 1 यानी कि 7 का स्क्वायर - 1, 7 का स्क्वायर 49 में से 1 गया, कितना आ गया 48। और तीसरी भुजा हो जाएगी m² + 1 यानी कि 49 + 1 50। सिंपल सी बात है, कर्ण सबसे बड़ा होता है तो ये 50 हो जाएगा। ये भुजा आपकी 48। इसका करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। भाई क्षेत्रफल तो बिल्कुल आसान होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 14, गुणा ऊंचाई कितनी है 18। बुनियाद का पेपर कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमें। तो 2 × 7 = 14, 7 × 8 = 56 और 7 × 4 = 28 और 5 × 33 336 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है कोड बी का। मैं आपको बता दूं चारों कोड की मैंने ऑलरेडी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी टेस्ट होते ही, तो आप वहां से भी अपने आंसर टैली कर सकते हो। और ये सभी क्वेश्चन घूम फिर कर चारों कोड में आ रहे हैं, तो आपको इतनी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके कोड वाले पेपर में किस नंबर पर है, ठीक है। और इसके साथ एक बात और, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को बीच में ही पॉज करें, पहले से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेक्चर को तुरंत अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इतना तो बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 5 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days, हाउ मैनी डेज विल इट टेक 12 men टू डू द जॉब। 5 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन अनुपात का है, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल सीधे तरीके से करें इकाई के नियम से, 5 आदमी एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। अब बहुत सिंपल सी बात है कि एक आदमी उस काम को ज़्यादा दिन में करेगा। भाई एक काम पे 5 आदमी लगाए, 5 आदमियों को लग रहे हैं 8 दिन। अब अकेले बंदे को छोड़ दो तो अकेला तो काम करने में बहुत दिन लगा देगा, यानी 8 × 5 कितने दिन लगाएगा एक बंदा 40 दिन। और हमें कितने व्यक्ति मिल रहे हैं 12, तो 12 आदमी कम लगाएंगे तो कम के लिए हम 40 को 12 से भाग कर देंगे, 4 × 3 = 12, 10, ये आ जाएगा 10/3 और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 3, सही 1/3 दिन। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इसी क्वेश्चन को मैं जल्दी से अनुपात के तरीके से और आपको बता देती हूँ कि कुछ बच्चों को अनुपात आता होगा। तो ये तो हो गया आदमी, ठीक है। आदमी हमने यहाँ पर एक इकाई ले ली और ये हमने ले लिया दिन। तो ये 5 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। अब हमें कितने आदमी देखने थे, 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, माना x दिन में। अब आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आदमी कम हैं तो काम ज़्यादा दिन में होगा, आदमी ज़्यादा लगाओगे किसी काम पे तो काम कम समय में होगा। तो ये विलोम अनुपात कहलाता है, प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। तो प्रतिलोम अनुपात का नियम क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात का नियम मैं तो मेरे देखो, ये इकाई होती है x, तो ये आपका है x1, ये आपका है x2, ये आपका है y1 और ये आपका है y2। तो इसमें नियम होता है x1/x2 बराबर है y2/y1, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। तो x1 है 5, x2 है 12, y2 है x और y1 है 8। वही बात पड़ेगी, 8 को इधर ले जाओ, 5 × 8/12 बराबर है x,
कितना बन गया 40/12। 40/12 पहले ही आ रहा है तो x की वैल्यू 3 से ही 1/3 हो जाएगी। तो दोनों तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19। मिस्टर जैन हैड n चॉकलेट्स। मिस्टर जैन के पास n चॉकलेट्स थी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड दैम अमंग 4 चिल्ड्रन इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/5, 1/8। उसने इन्हें 4 बच्चों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8 में बांट दिया। इफ़ ही गेव दैम ईच वन अ कंप्लीट चॉकलेट, सबको एक एक कंप्लीट चॉकलेट तो कम से कम मिल रही है, तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड, तो उनके पास कम से कम कितनी चॉकलेट थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। आपने कुछ नहीं करना, ये जो अनुपात है इनका आप पहले लघुत्तम लेकर ये हिसाब लगा लो कि हर बच्चे को कितना मिल रहा है। लघुत्तम आएगा 20, 120 को 2 से भाग करो 60। कोमा लगा सकते हो आप यहाँ पर, सबका अलग अलग हम ले रहे हैं। 3 चौके 12, 40 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 8 एकम 8, 12 में से 8 गए 4, 8 5 40। तो पहले बच्चे को 60, दूसरे को 40, तीसरे को 24 और चौथे को 15 चॉकलेट मिल रही हैं। तो कुल चॉकलेट्स इन सब का जोड़ हो जाएंगी 5 और 4 9 और 139 चॉकलेट्स उसके पास थी। जो कि ये उत्तर पे मत जाना, ये किसी बच्चे ने भर रखे हैं जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 20। The ratio of the heights of the two cylinders is 3:2 and the ratio of their radius is 6:7। 2 बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और उनकी त्रिज्या का अनुपात 6:7 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कुछ भी चित्र वगैरह कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बता रही हूँ, हम रफ काम कर रहे हैं क्योंकि हमें आंसर देना है। अब आप देखो कि 2 बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, ऊंचाई का, हाइट का। तो आप क्या करो कि पहले बेलन की जो ऊंचाई है वो आपने क्या ले लेनी है, 3h ले लेनी है या 3x ले लेनी है, और दूसरे बेलन की 2h ले लेनी है। ठीक है। ऐसे ही त्रिज्याओं का अनुपात 6:7 है। तो पहले बेलन की त्रिज्या को 6r मान लो, दूसरे की त्रिज्या को 7r मान लो। अब ये कहता है कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो आपको अनुपात का देखो, आप बेटा इस बात को समझो कि 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तो अनुपात एक तरह से 2 संख्याओं का भागफल भी होता है। अनुपात 2 संख्याओं का भागफल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। मान लो पहले बेलन की त्रिज्या r है, देखो ये है पहला बेलन, ठीक है, और ये है दूसरा बेलन। तो आप इसको ऐसे लिखो, 2π गुणा त्रिज्या गुणा ऊंचाई। मैं हिंदी में लिख देती हूँ भाई, हम शॉर्ट में चल रहे हैं, मैं पूरे मेथड से नहीं चल रही। 2π गुणा त्रिज्या गुणा ऊंचाई। ठीक है, 2π से 2π कट जाएगा। पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6r, ऊंचाई कितनी है, 3h। 2π से 2π कट गया। दूसरे बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7r, ऊंचाई कितनी है, 2h। h से h कट गया, r से r कट गया, 2 से ये कट गया, 3 6, ऊपर बच गया 3 3 9 और नीचे बच गया 7। हमारा उत्तर आएगा 9:7। ठीक है, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ रहा है। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। 21वां क्वेश्चन फिर काम का आ जाता है। यदि m पुरुष किसी काम को r दिन में करते हैं तो m जमा n पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बिल्कुल यही अनुपात वाले तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ मैंने ले लिए पुरुष कितने हैं, m, अगली बार कितने पुरुष हैं, m जमा n। ये हो गया पुरुष x हैं, तो ये आपका x1 हो जाता है, ये x2। ये आपके दिन हैं। m आदमी r दिन में काम कर रहे हैं, तो ये कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन मार्क है, तो इसको आप कुछ भी मान सकते हो।
ए मान सकते हो जो हमें निकालना है। दिनों को हमने y ले लिया तो ये y1 है, ये y2 है। विलोम अनुपात होते हैं, ये प्रतिलोम अनुपात होता है। कम आदमी ज़्यादा दिन में काम करेंगे, ज़्यादा आदमी कम दिन में। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा। भाई आप घर में एक बच्चा है, उसको सारा काम करना पड़ रहा है, 3-4 बच्चे हैं तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो x1 बटे x2 बराबर है y2 बटे y1। आगे चलूँ, x1 की जगह m, x2 की जगह m जमा n, y1 की जगह y2 की जगह a और y1 की जगह r। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो यहीं रखो, r को राइट में ले जाओ, r को m से गुणा कर दो, m r बटे m जमा n। a की वैल्यू ही हमने निकालनी थी कि m जमा n आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, और इसे आप एक नियम से भी कर सकते हो। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4:5 एंड द पेरीमीटर इज 288 सेंटीमीटर। द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड इज। एक त्रिभुज की लंबाइयों का अनुपात 3:4:5 है। 3 भुजाएं हैं और परिमाप 288। सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई क्या है? ये सवाल ध्यान से देखना। जब अनुपात दे दिया जाता है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अनुपात को आपने ख़त्म करना है, आनुपातिक स्थिरांक लेना है। तो मान लिया एक भुजा 3x है, दूसरी भुजा 4x है और तीसरी भुजा 5x है, और हमें दे रखा है परिमाप। परिमाप क्या होता है? इन तीनों का जोड़। 3x जमा 4x जमा 5x बराबर है कितना दे रखा है? 288, जिसकी सहायता से हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होने वाली हैं। तो 4 और 3 7 और 5 12x बराबर है 288। x बराबर है 288 बटे 12, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। x की वैल्यू आ गई 24। ठीक चल रहे हैं, 12 दूनी 24, 4 और 12 चौक 48। अब आपकी जो पहली भुजा है, पहली भुजा वो कितनी है? 3x, यानी कि 3 गुणा 24 72। जो आपकी दूसरी भुजा है, दिखाई दे रहा है आपको, वो है बच्चे 4x, यानी 4 गुणा 24, 24 चौकू 96। और जो आपकी तीसरी भुजा है वो है 5x, यानी 5 गुणा 24, यानी 24 पंजे 120। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब आपको ये 3 भुजाएं मिल गई। अब आपको इस पर थोड़ा सा ना ध्यान देना है, थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दो बेटा। देखो मैं अभी आपको ज़रा रफली फटाफट बता दूँ, मैंने पहली कैलकुलेशन कर ली है। ये जो 72 है, 72 का वर्ग है 5184। फिर मैं जब 96 का वर्ग लेती हूँ तो वो आता है 9216, आप करके देख लेना। 120 का वर्ग आता है 14400, और इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। इट मीन्स इन दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ जब तीसरी के बराबर है तो ये एक समकोण त्रिभुज हमारा बन जाता है। ठीक है, जिसकी एक भुजा 72 है, एक भुजा 96 है और कर्ण हमारा 120 है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो कितना मुश्किल, अटपटा, अजीब सा क्वेश्चन है कि सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई बताओ। ये सबसे लंबी भुजा है। संगत ऊंचाई का मतलब इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर जो परपेंडिकुलर डल रहा है वो परपेंडिकुलर आपने बताना है। तो इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सर्वांग समता का नियम हमारा यहाँ चलता है। देखो ABC त्रिभुज ABC बड़े वाला, और हम देखते हैं त्रिभुज BDC छोटे वाला। बहुत ध्यान से देखना भाई, ABC और BDC में कुछ कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ध्यान दो। ABC में जो B पॉइंट पर एंगल है और BDC में जो D पॉइंट पर एंगल है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और कोण C इस वाले त्रिभुज में भी, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ। बहुत टाइम लग जाता है, बड़े लंबे क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं। छोटे त्रिभुज में भी C कोण है और इस बड़े त्रिभुज में भी C कोण है, तो दोनों कोण क्या हो गए? सांझे। समरूपता आ गई, सर्वांग समता नहीं। जब दो दो कोण बराबर हों तो त्रिभुज ABC, यानी कि ये बड़ा त्रिभुज सर्वांग सम तो हो भी नहीं सकता क्योंकि ये छोटा है, ये समरूप है त्रिभुज BDC के AA नियम से। ठीक है,
यानी कि ये भी समकोण त्रिभुज के समरूप ही होता है। ये वाला समकोण त्रिभुज अगर एक कोण साझा हो तो, और ये इसके समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जब भी दो समरूप त्रिभुजों की आप तुलना करो तो ऐसे करना, ए बी की तुलना बी डी से करनी है, यानी कि ए बी बटे बी डी बराबर है पीछे वाले बी सी की तुलना डी सी से करनी है, यानी बी सी बटे डी सी। आपको दिखाई नहीं दे रहा? हाँ दिख रहा है। और ए सी की तुलना बी सी से करनी है, यानी कि ए सी बटे बी सी। अब हमें इनमें जिनकी ज़रूरत है ना उनको लेंगे। ए बी है 72, बी डी तो हमने ज्ञात करना है क्योंकि बी डी क्या है? सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई है जो कि हमने ज्ञात करनी है। और बराबर है में बी सी कितना है? 96 है। और डी सी इसको नहीं लेंगे भाई, डी सी हमें ज्ञात नहीं है तो क्यों ना हम इसको ले लें। ए सी कितना है? 120 और बी सी कितना है? 96। भाई मेरी बात सुनो, ये इसके बराबर और इसके तीनों आपस में बराबर है ना, तो इस बीच वाले को छोड़ दो। अगर ना समझ आया हो फिर देखो एक बार। तो ए बी बटे बी डी बराबर है ए सी बटे बी सी के। ठीक है, ए बी कितना है? 72, बी डी हमने ज्ञात करना है। ए सी कितना था? ये दिख रहा है आपको 120, और बी सी कितना है? 96। हमें केवल बी डी की वैल्यू निकालनी है। बी डी को उधर ले जाओ, 96 को इधर ले जाओ। 72 गुणा 96 बराबर है बी डी गुणा 120। 120 को इसके नीचे ले आओ। 72 गुणा 96 बटे 120 बराबर है बी डी। ये काटा पीटी अब आपको करनी पड़ेगी। 24 तिये 72, 24 पंजे 120, 3 छिक 18, 3 निम 27 और 1 28 बटे 5 बराबर है बी डी। इसको अपने आप भाग कर लेना। ये आपका आएगा 57.6 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। और ये 1 मार्क के हिसाब से 9वीं कक्षा के हिसाब से बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है। एज पर मार्क तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, ध्यान देंगे। द एल्टीट्यूड माने लंब ऊंचाई ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 4/3 ऑफ इट्स बेस, एरिया 24, देन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार का 4/3 है। ध्यान दो, ये बना लिया भैया हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। इसकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार का, यानी आधार को तो x मान लो, दिख रहा है आपको? थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखो, आधार को x मान लो तो जो ऊंचाई है वो आधार का 4/3 है। आधार कितना है? x। x का 4/3 भैया, x का 4/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 4x/3। तो ये आधार आ गया, ये लंब आ गया। क्षेत्रफल कितना है? 24 है। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और वो किसके बराबर हमें दे रखा है? 24 के। तो 1/2 आधार कितना है? x, ऊंचाई कितनी है? 4/3x बराबर है 24। 2 दूनी 4, x और x की गुणा हो जाएगी x²। ध्यान देना, 24 3 नीचे है, राइट में जाकर ऊपर चला जाएगा। 2 यहाँ ऊपर है, नीचे आ जाएगा। 24 से 2 कट जाएगा, 24 2 से कट जाएगा, 12 आएगा। 12 तिये 36, x का स्क्वायर 36 है। दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप जब निकलेगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकलेंगी। तो अभी तो त्रिभुज की पहली भुजा आई है x 6, दूसरी भुजा कितनी आएगी? 4/3x, यानी कि 4/3x, x की जगह रख दो 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। दूसरी भुजा आ गई 8, ये भुजा आ गई 6, ये भुजा आ गई 8। अब तीसरी भुजा कैसे निकले? पाइथागोरस प्रमेय में लगा दो। तीसरी भुजा के लिए 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग बराबर है, इसका नाम रख लो कोई भी, ए बी सी, ए सी, ठीक है। और इसका वर्गमूल तो 36 जमा 64 100, ये 10 आ जाएगा। एक भुजा 6, दूसरी 8, तीसरी 10। तो आपका जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा? 10 जमा 6 जमा 8 कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 अनुपात का है। a/b 2/3 है। a/b का मतलब है a अनुपात b 2 अनुपात 3 है। b/c
4/5 के बराबर है, यानी B अनुपात C 4:5 के बराबर है। हमने A जमा B अनुपात B जमा C निकालना है। ठीक है, आप क्या करो, A B और C ऐसे लिख लो। अब A अनुपात B कितना है, 2:3, B अनुपात C कितना है, 4:5। पहले हम इनको एक कर लेते हैं, तीनों अनुपातों को। ठीक है, पहले तीनों को हम एक कर लेते हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। ये जो आपका आया, ये क्या आया, अनुपात नहीं लगाया मैंने, A अनुपात B अनुपात C आ गया 8:12:15। ठीक है, बात समझ आ रही है। आप अनुपात मिटाने के लिए चाहो तो A को हम 8x ले सकते हैं, B को 12x ले सकते हैं, C को 15x, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत शॉर्टकट में चाहिए, तो हमें A जमा B चाहिए, कितना हो जाएगा, 8 जमा 12 यानी 20। हमें B जमा C चाहिए, कितना हो जाएगा, 12 जमा 15 यानी 27। दोनों का अनुपात कर दो, कितना हो जाएगा, 20:27। तो 20:27 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जब भी इस तरह के अलग अलग अनुपात दिए गए होते हैं, पहले इनको इकट्ठा करना है तीनों को। तो ऐसे ऐसे और ऐसे हम इनको इकट्ठा करते हैं, तो ये आ गया तीनों संख्याओं का अनुपात। अब आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप A को 8x ले लो, B को 12x, C को 15x। जब आप A जमा B करोगे तो 8x जमा 12x 20x आएगा। जब आप B जमा C करोगे तो 27x आएगा। जब आप दोनों का अनुपात का मतलब मैंने बता ही दिया था, भाग है, तो कट के 20:27 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। 25th विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 6/7 एंड 7/8। 6/7 और 7/8 के बीच में इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो टिक लग रहे हैं इन पे ध्यान नहीं देना है आपने, क्योंकि मैंने किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर लिया है। जब भी हमें दो संख्याओं A और B के बीच में कोई भी परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम A जमा B/2 कर देते हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो पहली संख्या है 6/7, दूसरी है 7/8। अभी हम इनको सिर्फ जोड़ते हैं। तो 7×8 56, 7×8 56, 8×6 48, 8×7 56, 7×7 49, 9×8 17। ये आ गया 97/56। तो जोड़ आ गया, इसके बटे में 2 और लगा दो, A जमा B के बटे में 2, यानी कि 97/56 के बटे में 2, यानी कि 97/56 गुणा 1/2, यानी बेटा जी 97/112। ये हमारा उत्तर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां बहुत आसान है। इफ़ ए एंड बी आर टू ओड इंटीजर्स देन विच इज़ ट्रू। यदि ए और बी दो विषम पूर्णांक है तो कौन सा सत्य है। कोई भी दो विषम अपने मन से ले लो। मैंने ए 3 ले लिया, बी 5 ले लिया। अब ये कह रहा है ए प्लस बी इज इवन। करो ए प्लस बी, कितना आएगा, 3 जमा 5 8, इवन। इवन माने सम, आ गया ना, सम, सही है। अब ये कह रहा है A जमा B जमा 1, यानी 3 जमा 5 8 और 1 9, इवन है, गलत है। A गुणा B, 3 गुणा 5 15 भी इवन नहीं है। A और B की गुणा करो, 15 और 2 17 भी इवन है। तो बाकी सब गलत है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कि दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या आता है, सम आता है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। एक डाकिया, मैं फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ूंगी। एक डाकिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर 4 घंटे में एक गांव में पहुंचता है। ये उस डाकिये की स्पीड है, ध्यान देना, स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको टाइम लगा जाने में 4 घंटे। यानी कितनी दूर गया, तो दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 15 गुणा 4 यानी 60 किलोमीटर दूर वो गाँव में गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। यदि वह शुरू में 1 घंटा की देरी करता है तो समय पर अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए उसे कितनी गति से सवारी करनी चाहिए। इफ़ ही डिलेड बाय 1 आवर एट स्टार्ट, मतलब क्या था कि मान लो उसका 8 बजे चलने का टाइम था और उसने 12 बजे पहुँचना था, 4 घंटे लगने थे, लेकिन वो 8 की बजाय 9 बजे चला, यानी 1 घंटा देर से कर दिया। 1 घंटा देर से कर दिया, लेकिन पहुंचना 12 ही बजे है, तो उसको 3 घंटे में पहुंचना है। समझ रहे मेरी बात को, कि उसने 8 बजे चल के वो 12 बजे तक गांव में पहुंच सकता है।
अगर 15 की स्पीड से चले तो 4 घंटे में गांव में पहुंच सकता है। लेकिन उसने क्या करा, उसने कर दिया लेट भैया, वो 8 बजे नहीं चला, 9 बजे चला। लेकिन 12 बजे पहुंचना उसका हर हालत में ज़रूरी है समय पर, यानी कि समय अब उसका कितना हो गया, 3 घंटे। डिस्टेंस वही है, गांव की दूरी थोड़ी बदल जाएगी, गांव तो उतनी दूर है जितनी दूर रहेगा। अब उसे अपनी कितनी गति से सवारी करनी चाहिए। जल्दी जाने के लिए स्पीड तो चेंज करनी पड़ेगी ना, बढ़ानी पड़ेगी ना। तो दूरी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी नहीं स्पीड, चाल। आपकी जो चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय, यानी 60/3। यानी कि अब उसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 28। रेडियो सोल्ड फॉर ₹990 एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, वट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ इट हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹890। एक रेडियो 990 रुपये में 10% लाभ पर बेचा जाता है, उस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान दो। लाभ कितना है, उस रेडियो को 10% लाभ पर बेचा, कितने में बेचा, 990 में बेचा, तो 990 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। कितना, 990 रुपये। हमें सेलिंग प्राइस पता है, लाभ परसेंटेज पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, जो कि होता है 100 गुणा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 100, सेलिंग प्राइस कितना है 990 बटे 100 जमा प्रॉफिट कितना है 10, ब्रैकेट में कर लो। ऐसे नहीं काट देते हैं, पहले इसको सॉल्व करना है। 100 × 990 बटे में 110, 0 से 0 कट गई, 11 99, 900 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि वो रेडियो का क्रय मूल्य कितना था, 900 रुपये था। अब ये कहता है कि यदि उसको 890 रुपये में बेचें तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। अब क्रय मूल्य है 900 रुपये, बेच कितने में रहे हो, 890 में। फ़ायदा होएगा कि नुकसान होएगा, 900 की चीज़ 890 में बेचोगे तो क्या होएगा, हानि होएगी। कितने की, 10 रुपये की हानि होगी। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ₹10 लॉस। ए पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 10 रुपीज़ लॉस हमारा आ जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹80, देन द सम इज। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 80 रुपये का फ़र्क है, तो वो रुपये कितने हैं। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमने मान लेना है। माना प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 100 रुपये। ध्यान देना, समय है 2 वर्ष, दर है 4%, टाइम है 2 साल का, 2 वर्ष का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4% पर एनम। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है, यानी हमने चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना है और साधारण ब्याज भी। पहले हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, 100 गुणा 2 गुणा 4 बटे 100, यानी कितना हो गया, 8 रुपये हो गया साधारण ब्याज। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना, लेकिन उसके पहले हमें चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना पड़ता है, जिसे हम अमाउंट भी कह देते हैं या हिंदी में चक्रवर्ती मिश्र धन भी कह देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R बाय 100 की पावर T। प्रिंसिपल 100 इंटू 1 + R कितना है, 4 बटे 100, सारे की पावर T कितना है, 2। ठीक है, आगे बढ़ूँ। ये सब भाई 8वीं में आ चुका है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25, 25 एकम 25 और 1 26 बटे 25 का स्क्वायर है ये, ध्यान देना। तो ये बनेगा, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25, 25 चौके 100। ये कैलकुलेशन कितनी आएगी, जल्दी से मैं कर देती। 26 गुणा 26 गुणा 4, बेटे जी ये आएगा 2704 बटे 25, और आप इसको भाग करोगे तो 108.16 रुपये आपका चक्रवर्ती मिश्र धन आता है। हमें निकालना होता है चक्रवर्ती ब्याज।
कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि क्या होता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेते हैं। अमाउंट कितना है 108.16, प्रिंसिपल कितना है 100। बहुत ही आसान है भाई, 108 रुपये 16 पैसे में से 100 रुपये घटाओगे तो कितना बच गया 8 रुपये 16 पैसे। अब मेरी बात को समझना, साधारण ब्याज है 8 रुपये, चक्रवर्ती ब्याज है 8 रुपये 16 पैसे। कब? जब मूलधन हमने 100 रुपये माना है। इन दोनों में अंतर कितना हुआ 16 पैसे का। चक्रवर्ती ब्याज में और साधारण ब्याज में जो अंतर हुआ वो 8.16 माइनस 8 यानी 0.16 रुपये, यानी 16 पैसे का अंतर हो गया, यानी कि 16/100 रुपये का अंतर हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं हम? आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि आपको अमाउंट नहीं, आपको प्रिंसिपल या मूलधन नहीं दे रखा, लेकिन उसमें दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर दे रखा है। तो ऐसा सवाल करने के लिए हम मूलधन 100 रुपये मानेंगे, उससे पहले साधारण और चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, उससे अंतर निकालेंगे जो कि 16/100 आया। अब 16/100 रुपये अंतर अगर है तो मूलधन कितना है 100 रुपये और असली अंतर कितना है 80 रुपये। तो इस सवाल को अब मैं आपको कराने जा रही हूँ एक एक नियम से। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 16/100 रुपये है तो जो हमने असली मूलधन माना था, प्रिंसिपल माना था, वो 100 रुपये माना था। यदि अंतर 1 रुपये है, यदि अंतर 1 रुपये है तो ये कितना हो जाएगा? अब 1 रुपया इससे ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 100 गुणा 16/100। और असली अंतर अगर आप देखो, असली अंतर कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, कितना है 80 रुपये। तो अगर अंतर 80 रुपये है तो मूलधन कितना है 100 गुणा 16/100 गुणा में 80। ये गलत हो गया यहाँ पर, 1 मिनट, 1 के लिए हम भाग करते हैं, 1 के लिए हम भाग करते हैं, ये मैंने गलत कर दिया। तो ये उल्टा हो जाएगा 100 गुना 100/16, उल्टा कर दिया मैंने। तो बटे में 16, 16 पंजे 80, 100 की गुना 10,000, 10,000 को 5 से गुना करोगे तो आपका जो मूलधन आएगा वो कितना आ जाएगा 50,000 रुपये। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत ही अटपटे, बहुत ही अजीब, बहुत ही बकवास टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि 8वीं के लेवल तक के तो नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है। जैसा कि कहा गया था उनसे भी काफ़ी हाई लेवल के हैं। फिर भी हमें घबराना नहीं है, हमें इनको सीखना है क्योंकि हम किसी एक अच्छे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है तो आपने शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ आई वुड हैव परचेज्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 for 11 देन द प्रॉफिट % वुड हैव बीन। ये भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखें, अगर मैं 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदूँ और 10 रुपये की दर से 11 रुपये में बेच दूं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा यहाँ हिंदी में लिखने में गड़बड़ है। यहाँ ठीक है, रेट ऑफ 10 for ₹11, यानी 10 वस्तु 11 रुपये में बेच दी। यहाँ ये आना चाहिए था 10 वस्तु। अब देखो हम इनको ना दोनों को एक एक पे ले आते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 30वां क्वेश्चन है ये। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदते हैं। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा कराऊंगी लंबा तरीके से मैं। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10/11 रुपये। ध्यान देना मेरी बात पर। आगे जब हम इसको पढ़ते हैं, 10 वस्तु 11 रुपये में बेची, ध्यान से देखना। अब तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 11 रुपये। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11/10 रुपये। इस 1 और 2 को टैली करो। एक वस्तु 10/11 रुपये में खरीदी और एक वस्तु 11/10 रुपये में बेच दी। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है। यानी कि जो कम में खरीद के ज़्यादा में बेची तो हमें लाभ होगा। हमें देखो 11 वस्तुओं का तो क्रय मूल्य दे रखा था, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा था। हमने क्या करा कि एक एक नियम की सहायता से एक एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल लिया कि भाई एक चीज़ इतने में खरीदी और एक चीज़ इतने में बेची, तो एक चीज़ पर लाभ
11/10 का मतलब तो 1 रुपया 10 पैसा हो गया ना। तो 11/10 घटा 10/11, 110 लघुत्तम लो, 0 से 0 कट गया, 11 11 121 हो गया, 11 धाई 110 100 हो गया, 21/110 रुपये लाभ आ गया। लेकिन हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो बेटे जी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ अपना कितना है 21/110, क्रय मूल्य कितना है एक वस्तु का है 10/11 और इस पूरे सॉल्यूशन की गुणा में 100। अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 21/110 गुणा 11/10 गुणा 100, उल्टा कर दिया। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, 11 से 11 कट गया, 21% लाभ, ये हमारा उत्तर आ जाता है। उसने पहले लाभ प्रतिशत बोल रखा है, सी पार्ट हमारा कितना आ जाएगा 21%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 18 एंड 24 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पेरीमीटर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 और 24 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप हमने ज्ञात करना है। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो इसका एक विकर्ण 18 है, एक विकर्ण 24 है। अब मैं आपको बता दूं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बराबर भागों में काटते हैं। तो इसकी चारों, हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब इसकी चारों भुजाओं का जोड़ x x x x कितना है, हमें 4x चाहिए। 4x जब निकलेगा जब मुझे x का मान पता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक विकर्ण 18 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण 24। अभी मैंने बताया दोनों विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। तो ये 18 है तो 18 का आधा ये हो गया 9, ये 24 है तो 24 का आधा हो गया 12। इस त्रिभुज को पकड़ लो, ये है एक समकोण त्रिभुज। फिर बना रही हूँ मैं यहाँ दोबारा, आधार 9 है, ऊंचाई 12 है, ये x है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से x का वर्ग क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग जमा 9 का वर्ग, बल्कि x ही निकाल लो सीधा। 12 हो गया 144, 9 हो गया 81, 4 और 1 5, ये हो गया 225। 225 का वर्गमूल हो गया 15। x की वैल्यू आ गई 15। 15 इस समचतुर्भुज की एक भुजा आ गई, चारों भुजाएं 15 हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का जोड़, यानी 15 को 4 बार जोड़ दो या 15 को 4 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ये रहा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं। जब रेयान अपने पहले सेट के लिए भार उठाता है तो वह अपने द्वारा उठाए जा सकने वाले अधिकतम वजन के आधे से भी कम 15 पाउंड उठाता है। वह नीचे दिए गए समीकरण द्वारा दर्शाया गया है, जहां m रेयान द्वारा उठाए जा सकने वाले अधिकतम वजन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी m का मतलब है वो वजन जो रेयान उठा सकता है, और F उसके पहले सेट के वजन का प्रतिनिधित्व करता है। पहले तो आप इसको समझो, ये क्या कह रहा है कि F बराबर है 1/2m, दिख रहा है आपको, F बराबर है 1/2m घटा 15। ये एक समीकरण दे दिया। F का मतलब है जो रेयान ने पहले वजन उठाया, m का मतलब है जो रेयान ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकता है। ये कहता है यदि रेयान के पहले सेट का वजन 135 पाउंड है, पहले का, यानी कि पहला सेट क्या है F, यानी कि F की वैल्यू कितनी है 135, तो वह अधिकतम कितना वजन उठा सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें इस सवाल में यहाँ F की जगह 135 रखना है। तो लेफ़्ट साइड में रखेंगे 135, इसको आप m/2 कर सकते हो घटा 15। 15 को इधर ले जाओ, 135 जमा 15, ठीक है। और राइट साइड में क्या बच जाएगा, केवल m/2। सिंपल बीजगणित है भाई, 135 और 15 को जोड़ दो, 150 आएगा, बराबर है m/2। 2 को राइट साइड में ले जाओ
और 150 से गुणा कर दो तो ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। आपको यहाँ 300.0 पाउंड दे रखा है कि अधिकतम इतना वज़न उठा सकता है, तो ये आपका राइट ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से 33वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक विमान 27,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। विमान का पायलट तूफान से बचने की कोशिश कर रहा है और 3500 फीट चढ़कर विमान की ऊंचाई बढ़ा रहा है। ध्यान से देखना, 27,000 पे उड़ रहा था भाई, यहाँ तो उड़ रहा था, ये हाइट थी नीचे ज़मीन से 27,000 फीट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने क्या करा कि भाई तूफान आ रहा था तो बचाने के लिए 3500 फीट और चढ़ा दिया ऊपर, इसी के ऊपर 3500 फीट और चढ़ा दिया, यानी कि 27,000 में 3500 जोड़ दो, 0 0 5 7 और 3 10 2 और 1 3, यानी 30,500 फीट की ऊंचाई पे अब प्लेन उड़ रहा है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब पायलट देखता है कि तूफान से बचने के लिए पर्याप्त दूरी नहीं चढ़ा है तो वह एक और 5,000 फीट और अंत में 2500 फीट चढ़ता है, यानी 5,000 और चढ़ गया, फिर 2500 और चढ़ गया। विमान की नई ऊंचाई क्या है, यानी इसमें 5,000 और जोड़ दो और इसके अंदर 2500 और जोड़ दो, 0 0 5 और 5 10, 38,000 फीट की ऊंचाई पर अब हमारा विमान फ़िलहाल उड़ रहा है। और ये हमारा डी ऑप्शन है, जो कि बेहद आसान क्वेश्चन है। और जल्दी से इस लेक्चर का एंड करते हुए क्वेश्चन नंबर 34 और देख लेते हैं। जेम्स का एक आयताकार कार्यालय जिसका माप 6 बाय 10 फीट है। हाँ, ध्यान देना, जेम्स कहीं काम कर रहा है, ये जेम्स काम कर रहा है। 6 बाय 10 है भैया, चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो ये ले लेते हैं 6 और 10। ठीक है, अब तो कुछ जच रहा है, ये 6 है और ये 10 है। वह एक ऐसे कार्यालय में जाएगा जो पिछले की तुलना में 2 फीट तो लंबा है, यानी पहले वाला जो ऑफिस था वो 6 फीट लंबा था, अगला 2 फीट और लंबा है, यानी उसकी लंबाई 8 फीट है, और 2 फीट चौड़ा, यानी 10 की बजाय 12 फीट है। यानी कि जो नया ऑफिस है उसकी जो लंबाई है वो तो 8 फीट है और उसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जेम्स के पास नए कार्यालय में कितना अधिक क्षेत्र होगा। पहली ऑफिस में जो काम करता था वो 6 बाय 10 का था। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 60 हो गया। जब वो नए एरिया में गया, नए ऑफिस में गया, तो वो 12 बाय 8 का था, यानी 6 से 2 बढ़ के लंबाई 8 हो गई, 10 से 2 बढ़ के चौड़ाई 12 हो गई, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 12 8 96 स्क्वायर फीट। पहले वो 60 स्क्वायर फीट में काम कर रहा था, वो 96 में कर रहा है। कितनी जगह अधिक मिली, तो भैया 96 में से 60 घटा दो तो 36 फीट स्क्वायर उसको अधिक जगह मिलती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए, ये बहुत ही लंबा आपका पेपर है, तो 34 क्वेश्चन ये मैंने करा दिए, 16 क्वेश्चन और रह जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, लेक्चर समझ आ रहा है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।